तो कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है हमारा। जेई मेन 2023 के सवाल चल रहे हैं। अच्छा। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कहा है इसने क्वेश्चन के अंदर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला इसने, इन द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 3 ओम। 3 ओम में चलने वाला करंट x/3 एम्पियर है। ये x की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसमें सर्किट में दो बैटरी लगी है। 3 ओम ये रहा, इसमें करंट बताना है कितना है, और बस यही दिया है। चलो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। पहले यहाँ दो बैटरी जो मुझे नज़र आ रही है ना, पहले ज़रा इनकी बात कर लेते हैं। देखो जब दो बैटरी सीरीज में होती है ना, जैसे इस तरह से, एक बैटरी फिर दूसरी बैटरी, एक बैटरी का ईएमएफ E1 दूसरी का E2, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है E1 प्लस E2। लेकिन ये प्लस कब होगा? देखो दोनों बैटरी का प्लस टर्मिनल पहले आ रहा, तो इसलिए दोनों प्लस होंगे। अगर किसी बैटरी का माइनस टर्मिनल पहले आएगा तो उसका ईएमएफ माइनस में लेना होगा, ठीक है ना, तब उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकलेगा। अब जैसे ये दो बैटरी हैं जो इन्होंने दे रखी है, अब वो दिखाता हूं मैं आपको। इसे हटा देता हूं यहां से। अब इनकी वाली बैटरी लगा के दिखा रहा हूं। एक बैटरी है 4 वोल्ट की और दूसरी बैटरी है 8 वोल्ट की। दोनों बैटरी में रेजिस्टेंस भी है, देखो R1 और R2। ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस बैटरी का यहाँ हो गया, इस बैटरी का यहाँ हो गया। पहली बैटरी 4 वोल्ट की है, दूसरी 8 वोल्ट की है। अब इनका जब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालोगे, दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा, मतलब दो बैटरी की जगह एक बैटरी अगर लगाओगे तो कितने वोल्ट की होगी, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा बच्चों कैसे। देखो पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा, तो पहली बैटरी की वोल्टेज -4 वोल्ट और दूसरी बैटरी की वोल्टेज +8 वोल्ट, तो टोटल +4 वोल्ट आ गई। तो इसका मतलब दोनों बैटरी को मिला के एक बैटरी बनेगी जिसकी वोल्टेज +4 वोल्ट होगी, मतलब उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाता है। पहली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरी का R2, तो ये हमेशा ऐड होगा, ये कभी माइनस नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। तो पहली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस देखो यहाँ से कितना दिया था, 0.5, और दूसरी का 1, तो 1, तो ये हो गया 1.5। तो ये जो नई बैटरी बनी 4 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम हो। इसका मतलब अब इस सर्किट में हम दो के बजाय एक बैटरी लगा देंगे। देखो यहाँ पे, देखो ये बैटरी ऐसे लगा देंगे, ये एक बैटरी, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके साथ फिर हम ये 4.5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये वाला, और फिर 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस, ये 3 ओम, ये 6 ओम, इस तरह से होगा। अब देखो ये सर्किट नया बन गया। ये दो बैटरी की जगह हमने एक बैटरी यूज कर ली, 4 वोल्ट और 1.5 ओम की। ओके, अब सोचो, देखो इस सर्किट में करंट को फ्लो कराएंगे। मान लो करंट इधर से चला बच्चों, आई, ये आई इधर गया है यहाँ, ठीक है। इसमें से ये आई होगा कितना, तो उसे निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन सारे रेजिस्टेंस का जितने इसमें लगे हैं सब, इन सब का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, करंट आ जाएगा। क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ और बटे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ तो बैटरी तो एक ही है 4 वोल्ट की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लो यहाँ से सबका कितना होगा। अब देखो ये 1.5, यहाँ पे देखो 1.5, फिर आगे बढ़ो, ये 3 और 6 किस में, पैरेलल में। 3 और 6 पैरेलल में मिलके कितने हो जाएंगे, 2 ओम। कैसे सर? देखो 3 × 6/3 + 6, जब ये पैरेलल में होते हैं तो इस फॉर्मूले से निकलता है इनका इक्विवेलेंट। तो 3 × 6/3 + 6, 3 × 6 कितना हो गया 18, और 3 + 6 9, इससे काटा तो 2 ओम आ गया। चलो ये 2 ओम आ गए, ये 4.5। अब देखो ये 1.5, फिर इससे आगे बढ़ो, ये आ गया 2, फिर ये 4.5,
तीनों को ऐड कर लो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5 प्लस 4.5 प्लस 2, तो 4.5 प्लस 1.5 कितना आ गया, 6 प्लस 2 8 आ गया, 8 ओम। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 8 रख दो, तो आई आ गया 1/2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से करंट चलेगा 1/2 एम्पियर, और यही करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो कुछ इसमें से जाएगा 3 में से, कुछ 6 में से जाएगा। तो अब इसको अलग से सॉल्व कर लो। देखो अभी एक पिछली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन करके भी आए थे कि जैसे यहाँ से करंट आ रहा है 1/2 एम्पियर, और उसके पास दो रास्ते हैं, इधर 3 ओम में जाएगा कुछ, और कुछ 6 ओम में जाएगा। तो 3 वाले में कितना जाएगा, यही पूछा है कि 3 ओम वाले में कितना जाएगा। चलो, तो 3 ओम वाले में कितना जाएगा उसको निकालने के लिए इसमें गया मान लो I1 और इसमें गया मान लो I2। तो करंट का जो रेशो होता है, मैंने समझाया था, पिछले एक सवाल आया था पिछली वीडियो में, 1/R1 बटे 1/R2। 1/R1, ये जो I1 करंट गया है जिसमें से गया है वो है R1, ये तो है R1 3 ओम, और ये है R2 6 ओम। तो 1/3 रेशो 1/6। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2:1 आ जाएगा। अब अगर I1 को निकालना है तो I1 का रेशो ले लो 2 बटे दोनों रेशो का सम 2 + 1 3 इंटू टोटल करंट 1/2। 2 से 2 कट गया तो I1 की वैल्यू 1/3 आ गई। इसका मतलब इसमें जो करंट गया I1 वो 1/3 गया, 3 वाले में, इस 3 वाले में 1/3 एम्पियर गया। तो अब हमें क्या बताना था, इन्होंने जो दिया था 3 ओम में x/3 एम्पियर दिया था, तो x/3 इन्होंने दिया और हमारा आया 1/3। तो देखो हमारा x की जगह क्या आया, 1 आया, तो इसलिए x के वैल्यू क्या हो गई, 1। यही इसने आंसर दिया एनटी ने भी कि 1 x की वैल्यू है। तो आसान सवाल था बच्चों, ऐसा हम करके भी आ चुके थे पिछली वीडियो में एक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है। इसमें कहा है द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है SI, SI का मतलब हुआ करंट सेंसिटिविटी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NBA, या अल्फा बटे आई कहते थे इसको। ये वैसे पूरा कैलकुलेट होके जो आता था मैं वही लिख रहा हूँ, NBA और बटे में C। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर के अंदर ना एक कोइल लगी होती है, ये N तो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। B, गैल्वेनोमीटर की जो एक कोइल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगी रहती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है B, वहाँ मैग्नेट्स लगी रहती हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक, और कोइल का एरिया है A, तो B है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वैसे इनकी कहीं जरूरत नहीं है इस सवाल में, फिर भी थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। A है एरिया। C क्या है सर, ये C एक कांस्टेंट होता है जिसको टोरिजनल रिजिडिटी कांस्टेंट कहते हैं। टोरिजनल रिजिडिटी कहते हैं, टोरिजनल रिजिडिटी कांस्टेंट कह लो या टोरिजनल रिजिडिटी कह लो। और वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है वो SV, वो करंट सेंसिटिविटी को डिवाइड कर दें अगर हम रेजिस्टेंस से, कोइल के रेजिस्टेंस से, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल आती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल है करंट सेंसिटिविटी के। देखो अगर ये आपको पूरी तरीके से समझना है ना, तो ये करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये आपको समझ में आनी चाहिए। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में पढ़ोगे तो समझ में, पहले इनको समझो कि होती क्या है। मैं फिर भी इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं तो मैं आपको सीधे बता दूं, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी SI और वोल्टेज सेंसिटिविटी SV आपस में प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब इन्होंने इसमें कहा है
कि अगर करंट सेंसिटिविटी को 25% इंक्रीज किया गया, ठीक है, वो इंक्रीज कैसे किया, कोइल का एरिया बढ़ा के घटा के, टर्न्स बढ़ा के घटा के, कैसे भी किया हो, तो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी का चेंज बताओ कितना होगा। तो जब ये प्रोपोर्शनल है तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये 25% बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी 25% बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल हैं आपस में। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है फर्स्ट वाला। बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको समझना है तो आप करंट सेंसिटिविटी पढ़ के आइए। इतना समझ लीजिए, मैंने आपको ये बता दिया कि करंट सेंसिटिविटी जो होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी किसी गैल्वेनोमीटर की आपस में प्रोपोर्शनल होती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाओ तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाओ तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उसी रेशो में। अगर इसे 10% बढ़ाओगे तो दूसरी भी 10% ही बढ़ेगी, अगर इसे 25% बढ़ाओगे तो वो भी 25% ही बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये आपस में प्रोपोर्शनल होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, दो आइडेंटिकल हीटर के फिलामेंट्स हैं, मतलब हीटर की कॉइल्स हैं। उनको पहले पैरेलल में, एक जैसे हैं, पहले पैरेलल में लगाया और एक वोल्टेज के साथ अप्लाई कर दिया। लो जी, ये हो गई वोल्टेज। चलो, पैरेलल में दोनों सेम है तो ये भी आर है, ये भी आर है। अब इसमें से कितनी हीट निकलेगी सेम टाइम में, तो हीट का फॉर्मूला होता है सर H बराबर वोल्टेज, अगर V है तो दोनों के पास देखो V है, दोनों का इकट्ठा कर दो, दोनों को पैरेलल में है, एक आर दूसरा आर, तो टोटल हो गया R/2। इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/2। तो हीट का फॉर्मूला होता है V² बटे में R। R कितना हो गया, R/2। तो ये आ गया सॉल्व करके 2V² बटे में R। ये आ गई हीट। जब इनको पैरेलल में लगाया तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, ये आ गया। अब इनको लगाया सीरीज में, दोनों को सेम है, आर आर। अब इनको हमने लगा दिया बच्चों सीरीज में, वही वोल्टेज V। तो अब कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे, H2। तो दोनों सीरीज में मिलकर R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 2R। तो सीरीज का फॉर्मूला हो गया V² बटे 2R। ये हो गई हीट दूसरे केस में। अब इन्होंने कहा ये पावर है, बेसिकली दोनों हीट नहीं है, ये पावर है। अगर इनको T से मल्टीप्लाई कर दें तो अब बन गई है हीट। सेम टाइम कहा है इन्होंने, तो अब इन्होंने कहा कि द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेम टाइम फॉर पैरेलल टू सीरीज, पैरेलल से सीरीज में। तो पैरेलल से हीट का रेशो बताना है, तो H1 बटे H2 बताना है। H1 कितना था, 2V² बटे R इंटू टी, और बटे H2 है V² बटे 2R इंटू टी। टी से टी कट गया, V² से V², R से R, ये ऊपर वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों की आपस में, तो 4/1 आ गया। तो H1 रेशो H2 कितना आ गया, 4/1। H1 बटे H2 की वैल्यू, तो 4/1, ऑप्शन 1। आसान सवाल था बिल्कुल। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा, उसको देखते हैं जरा क्या है। इन ए मेटालिक कंडक्टर, एक मेटालिक कंडक्टर है, देखो ऐसे ये मेटल का कंडक्टर मान लिया, ये लो जी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब इसके अंदर होते हैं एटम्स, देखो ये रहे एटम्स, इस तरीके से। मैं थोड़े ही बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, टाइम लगेगा। एटम्स हो गए ये, लो मैंने थोड़े कम बनाए हैं, ये एटम है। एटम्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इस तरीके से। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर जंप लगाते रहते हैं,
ऐसे ही कोई भी कहीं पे भी जंप लगा सकता है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे जंप लगाते रहते हैं, एक दूसरे पे आते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये कोई क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उसी टाइम पे इतने इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो टोटल करंट कितना होता है? 0। अब आप कहोगे कि इधर गए और इधर गए, ये जा ही क्यों रहे हैं? तो देखो इलेक्ट्रॉन चलते तो जरूर हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक एटम से दूसरे एटम पे जंप लगाते रहते हैं। सर क्यों, कहाँ से मिल रही है इनको एनर्जी? इनको एनर्जी मिल रही है हीट से। हीट कौन सी हीट? थर्मल हीट, या थर्मल टेम्परेचर, या कहो थर्मल एनर्जी। इनके पास कौन सी एनर्जी मौजूद है? थर्मल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये जिस कमरे में रखे होंगे उस कमरे का भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर इस कंडक्टर का भी है, तो वही टेम्परेचर की वजह से इनके पास एक एनर्जी है जिसको कहेंगे थर्मल एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी है उसको थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे कूद जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे कूद जाते हैं, फिर पहले पे कूद जाते हैं, इस तरीके से लगातार जंप लगाते रहते हैं, ठीक है। पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं चलते। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो फिर करंट होगा। अब करंट बिना सेल लगाए, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए करंट कैसे आएगा? तो इसका मतलब ये है कि ये आगे तो बढ़ेंगे नहीं, पर वहीं का वहीं अपने आस पड़ोस में घूमते रहेंगे। अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन राइट में चले गए, उसी टाइम पे 10,000 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से चलता रहता है। अब आपने मान लो यहाँ पे इस पे लगा दी बैटरी, तो देखो बैटरी से क्या होना है। जैसे ही आप इस पे बैटरी लगाएंगे, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव बैटरी वाला। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे एक फोर्स लगने लगेगा। सोचो खुद, इन पे एक फोर्स लगने लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पे इधर एक फोर्स लगने लगा। अब आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चार्ज लगेगा क्यू ई। क्यू कितना है यहाँ पे? क्यू है इलेक्ट्रॉन का जो इसके ऊपर चार्ज है, तो वो कितना ई है। तो आप इसको क्यू ई की जगह ई इंटू कैपिटल ई भी लिख सकते हो। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे ई ई इस तरफ देखो, ऐसे ई ई इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगेगा। उससे क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या सर ये एक सीधा चलना शुरू कर देंगे? नहीं, ये पहले से देखो इधर उधर भाग रहे थे। अब एक डायरेक्शन में चलने के लिए इन पे लगने लगा एक फोर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका जो पाथ होगा वो कर्वी पाथ हो जाएगा। मतलब कर्व कैसे? देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इस एटम पे कूदना है यहाँ पे, तो ये यहाँ से इधर भी जाएगा, क्योंकि इस पे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ई इंटू ई, इस पे फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से देखो ये लेफ्ट में जाएगा ऐसे, और इस एटम पे कूदना है तो यहाँ पे ऐसे आगे कूदेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से यहाँ कूदेगा, यहाँ से यहाँ, इन सब के जो पाथ होंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेंगे। कैसे हो जाएंगे वो पाथ्स? वो पाथ्स हो जाएंगे कर्वी पाथ्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ कूद गया कर्व में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद गया कर्व में, तो ऐसे आपस में इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ ये एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कूदेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कर्व में ऐसे कूद जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे कर्व में कूद जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे कर्व में कूद जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे कर्व में कूद जाएगा, ऐसे। तो ये सीधे नहीं चलेंगे, हमेशा कर्व में चलते हैं, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन चेक करो, ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ चल रहे, नहीं उल्टा, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये देखो किस तरफ चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से प्लस का मतलब लोअर टू हायर। ये देखो माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? लेफ्ट में, तो प्लस की तरफ जा रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरा, मूव इन कर्व्ड पाथ, हाँ कर्व पाथ में तो जा रहे हैं, हमने अभी बताया आपको। फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, तो ये करेक्ट है, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये करेक्ट लग रहा है। कर्व भी पाथ में चलेंगे, और देखो इधर था नेगेटिव पोटेंशियल और इधर था पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोअर इधर है और हायर इधर है, तो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, जो किधर जा रहे हैं, ये तो सॉरी ये तो एटम्स थे, इन पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स है छोटे छोटे, ये चेंज करके दिखाता हूँ कलर, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे कूद रहे हैं, जंप लगा रहे हैं ऐसे, कर्वी पाथ में जंप लगाएंगे और हमेशा लोअर से हायर की तरफ चलेंगे, ये याद रखना। चलो ठीक है, काफी डिटेल में बता दिया मैंने आपको ये सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखने में आसान सा ही सवाल लग रहा है, देखते हैं क्या। ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज मेजर्ड एज 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, देखो इस तरीके से बनाएंगे इसको, 1 सेंटीमीटर ऐसे है, 1 सेंटीमीटर ऐसे है, और 100 सेंटीमीटर ये लेंथ है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बच्चे, ऐसे इस तरह से पैरेललोपाइड, इधर 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, और ये पूरी हाइट हो गई 100 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, जो इनके आमने सामने रेक्टेंगुलर फेसेस है, इनके अपोजिट में कितना रेजिस्टेंस है। तो देखो रेक्टेंगुलर फेस एक तो ये है, ये वाली, एक इसके इधर पीछे होगी यहाँ पे, यहाँ से इससे पीछे होगी इधर से, तो एक इधर से और एक इधर से, इनके बीच में अगर ऐसे करंट चलाया जाए तो इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो रेजिस्टेंस जब भी किसी उसका निकालते हैं हम कंडक्टर का, देखो ऐसे मान लो ये कंडक्टर है, ये होता है उसका एरिया, ये होती है लेंथ, और ऐसे लगाते हैं उस पर वायर, तो इसका रेजिस्टेंस इस आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए। तो इसमें भी क्या होगा, आर बराबर रो एल, एल हो गई ये लेंथ, देखो करंट के जो साथ में जैसे करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के जो पैरेलल जाती है वो लेंथ होती है एल, ये देखो करंट ऐसे जा रहा है, लेंथ भी ऐसे जा रही है, देखो ये रहा करंट, लेंथ भी ऐसी, तो देखो यहाँ से भी करंट ऐसे जा रहा है आई, तो ये हो गई लेंथ ये एल, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये हो गई लेंथ एल, तो एल लेंथ हो गई, और बटे में ए, एरिया कौन सा हो गया, ये क्रॉस सेक्शन जो आपको ये भी ये यहाँ पे करके दिखाया था, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन ए का काम करेगा। चलो जी रखो इसको, रो को 3 × 10⁻⁷, एल को रखो, एल है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻², बटे ए एरिया, तो एरिया है इसका, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, या लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ 100 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख लो इसको, तो 100 × 10⁻⁴, इसे सॉल्व कर लो बच्चों, ये बच्चा 10⁻², ऊपर है 3 × 10⁻⁷ इंटू 10⁻², बटे नीचे बचा 10⁻², ये इससे कट गया, तो ये आ गया 3 × 10⁻⁷ ओम। तो देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर अपोजिट फेसेस, इन्होंने दिया था कि इसका जो है यहाँ पे 10 लिखना भूल गए, 10 है कि अपोजिट फेसेस का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, डैश इंटू 10⁻⁷, तो डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो डैश की जगह यहाँ है 3, तो 3 × 10⁻⁷, तो आंसर आ गया 3, देखो 3।
तो आसान सा सवाल था बच्चों, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओ। जो चीज़ें आपको पता है उनको बार बार रिवाइज करो, मतलब जिनमें अटक रहे हो। जो पता है उनको छोड़ सकते हो, लेकिन जिनमें अटक रहे हो या जिनमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ रही है कि यार ये फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है, तो करो उसे रिवाइज, तभी बढ़िया से कर पाओगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।